क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स क्लास 11। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं अगला जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूँ हीट कैपेसिटी और बताता हूँ क्या है। इक्वेशन था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का, जो इक्वेशन है वो ये है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल्टा S, प्लस है ये माइनस है T डेल्टा S। ये हमारा एक गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन है हमारा। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है भैया? हाँ, ये बनाया है। अब इसमें क्या बताया है कि कब कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया बताया कि डेल्टा जी का वैल्यू ओवरऑल, इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो ये जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इन दोनों को मिलाकर जो डेल्टा जी का वैल्यू आता है, अगर वो माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इन दोनों का किस तरह का रिएक्शन का नेचर होगा, या फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो, या टेम्परेचर कब कम या कब ज़्यादा होना चाहिए अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है या स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए एक चार्ट दे रखा है, वो हम लोग देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ हेडिंग है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ऑन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन spontaneous process। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होना चाहिए। जो मेन हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा मेन रिलेशन है। और स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी का वैल्यू जो है ना नेगेटिव होना चाहिए। अगर इनको मिलाकर नेगेटिव में आता है तो हम लोग बोलेंगे ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस लेंगे तो चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक में माइनस में होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पी क्या होता है, माइनस होता है, चेंज इन एंथैल्पी। और ये जो है ना टी डेल्टा एस, इसका हम लोग साइन लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इसके बाद डेल्टा जी का नेचर आ जाएगा, डेल्टा जी का साइन आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये जो रिएक्शन हो रहा है उसका नेचर कैसा आएगा, ठीक है। क्या बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगा, जिस वक्त एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है डेल्टा एच नेगेटिव होता है। अगर हम लोग इसका टी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव ले, ठीक है, एच जो है डेल्टा एच नेगेटिव है एक्सोथर्मिक में, टी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव ले, तो यहाँ पे देखिए ये तो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ सामने में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। कितनी बात समझे। अब फिर इसका नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इज spontaneous at any temperature। क्या मतलब होगा कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो और टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे, यहाँ तो नेगेटिव है और इसका वैल्यू पॉजिटिव है, ये बाहर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ही है माइनस है, तो एज ए होल डेल्टा जी माइनस में आ जाएगा, तो डेल्टा जी का वैल्यू माइनस आ जाएगा। और ये जो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस होगा, किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे कम टेम्परेचर हो चाहे ज़्यादा टेम्परेचर हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। कितनी बात समझ में, आगे चले, ठीक। इसी तरह से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये तो एक नंबर ले रहे हैं हम लोग, अब दो नंबर लेते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, और ये टी डेल्टा एस भी नेगेटिव ले लेते हैं। मान लो ये टी डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव है ये तो नेगेटिव था ही था, और ये नेगेटिव है और टी डेल्टा एस का वैल्यू भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या समझ में आया कि ये वाला जो है माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस आ जाएगा, लेकिन हम डेल्टा जी चाहते हैं कि माइनस में आए, डेल्टा जी को चाहते हैं माइनस में आए, तो ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होना चाहिए इस पॉजिटिव वैल्यू से। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या, माइनस, मान लो -10 है, ये +8 है, तो ये माइनस में 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या बताया कि अगर एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी तो माइनस में है, टी डेल्टा एस का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव आने के लिए हमें इसका जो वैल्यू है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होना, डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो द रिएक्शन इज spontaneous when delta H naught is dominant on T delta S। क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कब,
जब डेल्टा एच का वैल्यू डोमिनेंट हो या ज़्यादा हो टी डेल्टा एच के कंपेयर में, यानी ये माइनस में आए मगर ज़्यादा माइनस हो, ये तो माइनस था तो माइनस में प्लस हो गया, प्लस तो आ गया मगर इसका वैल्यू कम हो, प्लस में है मगर कम है और नेगेटिव वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, तब जाके ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे क्या बताया कि यहाँ पे इसको ऐसा होने के लिए कि यहाँ पे इसका कम वैल्यू है तो T जो है ना लो होना चाहिए, टेम्परेचर जो कम होना चाहिए, तभी जाके इसका T डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा एच डेल्टा एच नॉट इज डोमिनेंट ऑन T डेल्टा एच, और ये भी कह सकते हैं रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस at लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये टेम्परेचर जब लो होगा तो ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई करके कम वैल्यू आएगा और ये अपना वैल्यू माइनस में रहेगा, तो इस तरह से ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फिर दोबारा से इसी को लेते हैं, बल्कि दोबारा से तीसरा जो रिएक्शन लेते हैं, मान लो ये तीसरा नंबर है, ये एक्सोथर्मिक है, ये तो माइनस होगा ही, इसको भी माइनस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। कब? एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी माइनस में तो यही है, देख रहे ये इसका वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर हाई टेम्परेचर पे होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, माइनस का वैल्यू कम हो जाएगा, प्लस का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात सुनी? तो एट हाई टेम्परेचर, ये हम तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, ये तो 1 नंबर पे पॉइंट था, ये 2 नंबर का कंडीशन लिखा था और ये 3 नंबर का लिख रहे हैं। एट हाई टेम्परेचर द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर कर लेंगे तो ये रिएक्शन जो है ना नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ये, और लो टेम्परेचर होगा तो ये सेकंड वाला है स्पॉन्टेनियस रहेगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव कम आएगा। ये बताइए कितना समझ में आया आपको? यानी डेल्टा जी का वैल्यू जो है ना वो माइनस में आना चाहिए, किसी भी हाल में माइनस में आ जाए, अगर माइनस में आएगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब क्या बताए कि अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ये नेगेटिव होगा, और टी डेल्टा एस पॉजिटिव, अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उस रिलेशन में डालते हैं, तो ये नेगेटिव माइनस तो ही है मगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो एज ए डेल्टा जी माइनस ही आएगा होल। तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे टेम्परेचर लो हो चाहे टेम्परेचर हाई हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब एक दूसरा कंडीशन लिया एक्सोथर्मिक में कि ये तो माइनस होता ही है मगर टी डेल्टा एस का वैल्यू हम लोगों ने माइनस ले लेते हैं, तो जब माइनस लेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस होगा ये माइनस होगा एक्सोथर्मिक कर देगा, तो अब अगर हमें डेल्टा जी नेगेटिव में चाहिए तो ये जो माइनस है ये ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा होने के लिए ये लिखा द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा एच नॉट इज डोमिनेंट ऑन टी डेल्टा एस, यानी कि टी डेल्टा एस का जितना वैल्यू है डेल्टा एच का वैल्यू उससे ज़्यादा होना चाहिए, या यूँ कर सकते हैं एट लो टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर लो होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि जब लो होगा तो उसका जो मल्टीप्लाई का वैल्यू होगा वो कम होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये फिर वो ज़्यादा होने लगेगा, टी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा होने लगेगा और टी डेल्टा एच का वैल्यू कम हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा मगर कम रहेगा, पॉजिटिव का ज़्यादा होगा। जैसे बता दिया माइनस में 10 है और प्लस में 12 आ गया, तो जाहिर है अब पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो टी डेल्टा जी जो है ना माइनस में नहीं आएगा, पॉजिटिव आने लगेगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो वही लिखा थर्ड में, एट हाई टेम्परेचर द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगा। कहाँ तक समझ में आ गया है? ये आ गई बात।
अब हम लोग चलते हैं, ये तो एक्सोथर्मिक के कंडीशन में लिया था, अब हम लोग इंडोथर्मिक के कंडीशन में लेते हैं। ये हमारा इंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। पहला केस लेते हैं हम लोग। इंडोथर्मिक में तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, हम लोग जानते हैं डेल्टा एच जो है ना पॉजिटिव होता है। ये 4th नंबर कंडीशन ले रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा इंडोथर्मिक के लिए, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये जो वैल्यू है इसको भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहां देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और टी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हम डेल्टा जी का वैल्यू चाहते हैं कि नेगेटिव हो जाए तो ये टी डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये भी प्लस है। ये मैं इस साइन को यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं। जैसे ये पहला वाला जो ना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट नेगेटिव में आए, ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव में है, तो ये जो वैल्यू होगा ये ज्यादा होना पड़ेगा, ये कम रहे, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा तो प्लस माइनस माइनस ज्यादा हो जाएगा, ये प्लस का वैल्यू कम हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा ज्यादा होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, इसको ज्यादा होने के लिए टेम्परेचर को ज्यादा करना पड़ेगा। यानी डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इज spontaneous, the reaction is spontaneous at high temperature, high temperature, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर होगा तब जाके ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इस वाले में इंडोथर्मिक में लिया, ठीक है। 5वां नंबर लेते हैं। देखो इंडोथर्मिक में तो ये वाला वैल्यू इसका पॉजिटिव ही आता है। अब अगर मान लेता है टी डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव था ही था, अब ये वाला नेगेटिव आ गया। तो जब अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों ही प्लस हो गया, तो रिजल्ट प्लस ही, अगर माइनस हो ही नहीं सकता, किसी भी हाल में माइनस नहीं हो सकता। तो ये इसका वैल्यू डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और क्या बोलेंगे? द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर ले लो, कम लो ज़्यादा लो, हर टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि उसके हिसाब से डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। पे क्या बताया कि जैसे इसको हम लोग पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव आया, तो द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ कि चाहे टेम्परेचर कम हो तब भी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो तब भी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये दे रखा है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कभी टेम्परेचर बढ़ा के स्पॉन्टेनियस बना ले हैं, कभी कम टेम्परेचर पे भी स्पॉन्टेनियस कर लेते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट की वजह से रिएक्शन का नेचर बदलते रहता है। ये हम लोगों ने देखा कि जो इंथाल्पी है वो और जो इंट्रोपी जो है, उन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन बनाया गया, वो कब कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब कब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। कितनी बार समझ में ही? स्पॉन्टेनियस तो समझ में आता ना, वो जो रिएक्शन जो एक बार स्टार्ट हो जाए तो अपने आप से वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, रिएक्शन आगे होता रहेगा, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये हमारा एक टेबल था, ये कंप्लीट हो गया, ये टेबल डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में। ठीक, कुछ पूछना तो नहीं इस पे? ये बहुत अच्छा टेबल है, बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल, छोटे छोटे सवाल इससे आते रहते हैं, तो इसे रिवीजन कर लीजिएगा। आगे दे रखा एक टॉपिक दे रखा छोटा सा, उसे हम लोग करते हैं और फिर उसके बाद ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा इसका। तो मैं इसे मिटा दूं।
क्या बता रखा आगे जो दे रखा है कि जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, स्पेशली रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वो फॉरवर्ड भी रिएक्शन होता है, बैकवर्ड भी रिएक्शन होता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, या वाइस वर्सा होता है। ठीक। अब क्या बताया कि एक रिएक्शन जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, अब प्रोडक्ट फिर दोबारा से डिसोसिएट होके या एसोसिएट होके दोबारा रिएक्टेंट बनाता है। तो ऐसे रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना। ये हमारा जब ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन क्या बताया कि अगर मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। लेकिन जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी जितना एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा होगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन में, एंडोथर्मिक में हीट गेन हो रहा होगा। कुछ बात समझ में आ रही है। जितना एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन इंडो है तो उतना ही हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, यानी कि ओवरऑल जो एनर्जी ना गेन हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा, क्योंकि जितना एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिलीज करेगा इंडो में उतना वो यूज भी कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में जो फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन में जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी एट इक्विलिब्रियम, चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब क्या बता रखा है, एट इक्विलिब्रियम चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज जीरो। अब क्या बताया कि यहाँ पे एक गिब्स फ्री एनर्जी से और टेम्परेचर से, उस वक्त जिस वक्त इक्विलिब्रियम होगा उस वक्त जो है टेम्परेचर है, गैस कांस्टेंट है, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे, अभी आगे है तो इक्विलिब्रियम में उसको पूरा समझाएंगे। मगर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये इनका एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी लॉग के पी इज इक्वल टू जीरो। क्या दे रखा है? डेल्टा जी स्टैंडर्ड फ्री गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी प्लस आर टी नेचुरल लॉग के पी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में एक रिलेशन है हमारा। ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम पे आता है ये। अब डेल्टा जी अगर निकालना चाहते हैं तो ये उधर ले जाएंगे तो माइनस आर टी नेचुरल लॉग के पी। ये के पी जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये पी जो है ना सबस्क्रिप्ट है, तो ये एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे हम लोगों ने सीपी एंड सीवी किया था। सीपी एंड सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक उसी तरह से ये पी लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दे रखा हमारा। अब ये जो है एक रिलेशन दे रखा है इक्विलिब्रियम के लिए। जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या इक्विलिब्रियम रिएक्शन रेट ऑफ कोई रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हो और इक्विलिब्रियम के स्टेज पे है, तो उस वक्त गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो इस तरह से निकालेंगे हम लोग, ये रिलेशन से निकालेंगे। आर तो जानते हैं, आर का वैल्यू होता है हमारा, आर इज इक्वल टू 8.314 पर मोल आता है ये। ठीक है। टेम्परेचर जो है हम लोग केल्विन में लेते हैं
अगर 25 डिग्री सेल्सियस अगर मान लो रूम टेम्परेचर है तो ये 29 डिग्री केल्विन आ जाता है। ये नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो इसको नेचुरल लॉग को कैसे चेंज करते हैं हम लोग, 2.303 लॉग। अगर मैं इसको लॉग के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड आर, इसको 2.303 आर टी लॉग के पी, ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। ये नेचुरल लॉग को हटा के हम लोग नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, ये आ जाता है। ये तो हम लोगों ने ये इसको हटाया तो यहाँ पे आ गया 2.303 आर टी लॉग के पी, ये माइनस में था। तो ये एक रिलेशन दे रखा है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का गिब्स फ्री एनर्जी का। कितनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। एक दो एग्जाम्पल दे रखा, मैं करा देता हूँ उसमें से एक दो एग्जाम्पल, ताकि वो समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का ही है, 11 एग्जाम्पल नंबर है, ठीक है ना। ये कर देते हैं, क्या दे रखा है ये, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। ये ऑक्सीजन से ओजोन बनता है एट 298 केल्विन इफ द केपी फॉर द कन्वर्जन इज 2.47 10 टू द पावर -29। यानी हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है, ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और उसका जो केपी का जो वैल्यू दे रखा 2.47 10 टू द पावर -29, ये केपी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इसको करते हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका, तो क्या आएगा ये, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के पी, ये दे रखा हमारा वैल्यू, ये हम लोग जानते हैं। डेल्टा जी नॉट जो हैगा ये -2.303 आर टी लॉग के पी है। ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो होगा -2.303, आर जो है ना गैस है, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 8.314, ये जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो है ना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका, इस वक्त जो रिएक्शन हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर है 298 केल्विन है, ठीक है। और फिर ये लॉग जो है, लॉग है ये, और ये 2.4710 टू द पावर -29, ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा जी नॉट ये वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, तो इन तीनों को ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 298, ये 8.314 और 2.303 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है -5705.83, ये तो ये इधर से वैल्यू आ गया हमारा, और ये यहाँ पे जो है लॉग 2.47 10 टू द पावर -29 है, ये हमारा इस तरह से है, ठीक है। अब ये लॉग का यूज करने आता है आप लोगों को, लॉग नहीं आता, मैं यहाँ पे तो कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझा के कर दूंगा, लेकिन मैंने लॉग पे पूरा एक लेक्चर बनाया है, और हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, कैसे वैल्यू को निकालते हैं, तो वो मेरा एक लेक्चर है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लॉग को कैसे देखते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, वहाँ पे हर तरह के जो बेसिक हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने बता रखा है। कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसको देखने जा रहे हैं कि देखते कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक टर्म है 2.47, ये एक नंबर है ए, और ये मल्टीप्लाई, ये एक नंबर है बी,
तो जब लॉग लगाते हैं और दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो हम लोग दोनों को प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा वैल्यू चलेगा ही चलेगा, ये -5705.83 ये तो चलेगा चलेगा, और ये आ जाएगा log 2.47 प्लस log 10⁻⁻29, ये इस तरह से हो जाएगा। बुक में जो ना एक बार में आंसर दे रखा है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि ये कैसे इतना वैल्यू आ गया, तो हम उस पूरे स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और अगर ज़्यादा समझना है तो मेरे लेक्चर पे जाकर देख सकते हैं, पड़ा हुआ है लॉग के नाम से। ये वाला लाइन समझ में आ गया, ये मल्टीप्लाई में था तो प्लस में लिख दिया, इधर से हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं इसको। अब ये क्या बताया कि ये डेल्टा जी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी -5705.83, ये तो हमारा वैल्यू ठीक है आया था। अब इसका जो वैल्यू है ये, इसको हम लोग लॉग टेबल में देखेंगे। लॉग टेबल में हमारे बुक के पीछे जैसे केमिस्ट्री या मैथ के भी बुक के लास्ट पेज पे लॉग एंड एंटी लॉग के टेबल पड़े हुए होते हैं। तो अब ये जैसे है ना 2.47, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, ये जो 2 डिजिट है इसको लाइन नंबर ले लेते हैं, लाइन नंबर, और ये लेते हैं कॉलम नंबर। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक होगा तो देख सकते हैं, मैं लॉग का टेबल में यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप बुक में कहीं भी अभी आपको मिले लॉग टेबल, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा टेबल होता है लॉग टेबल। ठीक है ना, इस तरह से होता है, मैंने वहाँ पे भी दिखाया है अपने उसमें लेक्चर में। तो ये लॉग टेबल ऐसे, इसके आगे भी पेज होता है, ऐसे पेज बना हुआ है, लॉग है एंटी लॉग है, देख सकते हैं पेज के आखिर में। ठीक है, तो यहाँ जो होता है ना, ये लाइन नंबर ले लेते हैं, ये वाला पहला वाला ये लाइन नंबर होता है, इसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है, ये कॉलम कहलाता है, और ये इसका डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, तो ये लाइन नंबर, कॉलम नंबर, डिफरेंस, तो ये जो है ना 24 लाइन नंबर आएगा, और ये 7 जो है ना कॉलम नंबर में आएगा। तो यहाँ से यहाँ पे जैसे हमारे बुक में दे रखा है, आप कभी देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना 24 दे रखा है, ये 24 दे रखा है 25 से ऊपर, और ठीक इसी तरह से जाएंगे तो 7 नंबर ऊपर दे रखा 7 के सामने, तो यहाँ पे जो है ना 24 7 कॉलम में 3927 दे रखा है, 3927, तो हम इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे, इसको 3927 को, 39, इसको डेसिमल से शुरू करेंगे 3927, कितनी बात सुन में, इसको हम लोग डेसिमल से शुरू करते हैं। जब भी कभी लॉग से देखते हैं तो लॉग में जब देखते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, फिर उसके बाद लॉग से जो वैल्यू देख के निकालते हैं वो डेसिमल से लिखते हैं, तो ये हम लोग डेसिमल से लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉग 2.47 का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं, लॉग बेस 10 है और ये पावर है, तो जब भी कभी हम लोग किसी नंबर के ऊपर पावर होता है, जैसे 10⁻³ है, इसका अगर हम लोग लॉग लेने जा रहे हैं तो ये जो पावर होता है 3 log 10 आ जाएगा, इस तरह से 3 पहले आता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो पहले आता है, कोफिशिएंट बन जाता है। और यहाँ पे लॉग के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो ये 10 है, 10 बेस 10 होता है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 1 आ जाता है, ये 3 आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि 10 पे जितने का पावर होता है अगर लॉग लेंगे तो वही उसका आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि ये 29 -29 पहले आ जाएगा, ये तो प्लस था, -29 ये वाला आंसर आ जाएगा। ये कितनी बार, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, लॉग से देख लिया, ये भी लॉग का है लेकिन ये होल नंबर आया है। ठीक है ना, मैं थोड़ा एलाबोरेट करके बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जो है ना उनको लॉग कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, तो समझ में आता नहीं है, तो हमने लॉग का तो अलग से बना ही रखा, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कर दे रहा हूँ ताकि उन्हें समझ में आए कि हाँ ये वैल्यू कैसे निकाला गया है।
ये जो है ना 0.3927 और ये प्लस माइनस -29 आ गया। तो ये -29 है और ये प्लस में है, ये प्लस में है हमारा। तो ये -29.000040 लेंगे और ये जो है ना प्लस में है तो डेसिमल 3927 और इससे पहले ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो इसमें से जब माइनस करें 103706.28 -28 ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई है? -28 पॉइंट दिस, तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा जी -5705.83 और ये जो आएगा -28.6073 ये इसका वैल्यू आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई है? ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये डेल्टा जी एच, ये प्लस में आ जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये जरा सा आप मल्टीप्लाई करिए। 5705 को 0.83 को मल्टीप्लाई किया -28.6073 से, तो ये आता है 1632228.39 जूल पर मोल। ये हमारा एक आंसर आ जाता है। वैसे एनसीईआरटी में इन्होंने अप्रोक्सीमेट आंसर दे रखा 163,000 कर लिया, इतना जूल पर मोल राउंड ऑफ करके लिख दिया है। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर में हम लिख रहे हैं। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये आंसर आ रहा है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ये आंसर दे रखा है, तो हमारा आंसर ठीक ही है। यहाँ पे जैसे 228 है, यहाँ पे 00 इन्होंने ले लिया है। ठीक है ना, तो राउंड ऑफ कर दिया। अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, ये तो जूल पर मोल है ये, तो इसको अगर हम लोग किलो जूल में लिखते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं और ये जगह 163 किलो जूल पर मोल। कितनी बात समझ में आई? तो ये दे रखा हमारा एक एग्जाम्पल जहाँ पे डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम के उस पर लिया है। हम इस सवाल को क्यों कराए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये जो लॉग लगेगा तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ, कैसे वो आया है। अब जाहिर है बच्चा 10th क्लास में लॉग पढ़ा नहीं, 9th क्लास में लॉग पढ़ा नहीं और 11th क्लास में डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाए तो फिर वो उसे तो बेसिक तो पता ही नहीं है, फिर वो आंसर तो बहुत ही दूर हो जाएगा। तो वो छोटी सी बात थी, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वो छोटा सा कि ये आंसर आया कैसे। तो इसीलिए मैंने इसको एलाबोरेट करके मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है और वैल्यू को लिख के देख के लिखा है। तो इसके अलावा अगर किसी को और अगर लॉग के बारे में समझना हो, जानना हो या और कहीं न्यूमेरिकल आता हो तो मेरा लेक्चर पड़ा हुआ लॉग का देख सकते हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं कैसे कैसे वैल्यू देखते हैं। वैल्यू देखने के लिए उसका आपको कुछ नहीं करना, लॉग और एंटी लॉग का ऑलरेडी टेबल हमारे पास किताब में रहता है, वहाँ पे सिर्फ देखने का एक तरीका है, कैसे देखते हैं वो हमने उसमें बता रखा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं और देख देख के वैल्यू लिखना होता है। ये तो लॉग देखते हैं, फिर एंटी लॉग भी देखते हैं। ठीक है ना, एंटी लॉग भी देखने का तरीका है, तो वो भी हमने उसमें बता रखा है। वेल, तो ये था, हम इसकी वजह से मुझे यानी इस लॉग को कैसे यूज करेंगे इसकी वजह से मैंने इस सवाल को कराया है। ठीक है, बाकी सवाल में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है, पर लॉग का वैल्यू कैसे आएगा इसके लिए हमने इसको करके दिखाया है। कितनी बात सुन में आई? एक सवाल इसी तरह का और दे रखा है, एक सवाल और दे रखा है इसी जगह पे, तो मैं वो भी सवाल करा ही देता हूं अभी तो। ठीक है ना, उसे करा देते। एक सवाल और है अभी तो करा देते तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिटा दूं इसे, मैं लिखता हूं क्वेश्चन को। ये हम लोगों ने क्वेश्चन दिया, ये लिख दिया हमने। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 Kelvin. Twice ammonia gas react with carbon dioxide gas gives ammonium compound in the term of gas of water. ये दे रखा प्रोडक्ट। Standard gives energy change delta G at given temperature is
-13.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, ये डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा है। ये सोल्यूशन करने जा रहे हैं तो ये डेल्टा जी का जो वैल्यू दे रखा हमारा -13.6 किलो जूल दे रखा है, किलो जूल पर मोल दे रखा है, माइनस इसको चाहे तो -13.6 10⁻³ जूल पर मोल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी टेम्परेचर दे रखा हमारा 298 केल्विन, 298 केल्विन। ठीक, आगे दे रखा हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, वो हमारा रिलेशन है डेल्टा जी नॉट माइनस इज इक्वल टू -2.303 RT log Kp। ठीक है ना, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ले लेते हैं। ठीक है, अब log के हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ये है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो है ना log के ए का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, ये ऊपर आ जाएगा -2.303 RT, ऐसे आ जाएगा। ये डेल्टा जी का वैल्यू जो है हमारे पास है -13.6 10⁻³ जूल पर मोल, जूल पर मोल। और ये जो वैल्यू है -2.303, ये आर का गैस का वैल्यू होता है, गैस कांस्टेंट का 8.314 जूल पर केल्विन, पर केल्विन पर मोल। और ये टेम्परेचर दे रखा 298 नीचे में। इसको मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं मैं, इसको जब पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं जैसे पहले करते थे, जैसे माइनस से माइनस का कैंसिल होगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर है नीचे है, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है वो है 2.38, ये हमारा वैल्यू आता है। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है लॉग के का, लॉग के इज इक्वल टू दिस वैल्यू दे रखा, तो कैसे निकालेंगे, लॉग हटाएंगे कैसे। तो जब कभी लॉग का वैल्यू दिया होता है और उसे हम लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग एंटी लॉग लेते हैं। जैसे ये के निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना, तो ये लॉग जो है ना नीचे आ जाएगा, तो 1/log ले सकते हैं ऐसे, या फिर लॉग इनवर्स भी कर सकते हैं ऐसे 2.38 इस तरह से। ठीक है, तो ये लॉग 1/log या लॉग इनवर्स यानी एंटी लॉग लेते हैं हम लोग इसका फिर हम लेते हैं एंटी लॉग 2.38 का। कितनी बात सुन में। अब जिस तरह से लॉग का टेबल है उसी तरह से एंटी लॉग का भी टेबल है, लेकिन एंटी लॉग देखते कैसे हैं वो हम बता रहे हैं। एंटी लॉग देखने का तरीका ये कि जो डेसिमल के बाद है जितने भी नंबर, उसमें 2 नंबर हम लोग लाइन नंबर ले लेते हैं डेसिमल के बाद, और जो तीसरा नंबर होगा वो कॉलम नंबर ले लेते हैं, और जो चौथा नंबर होता है वो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो डिफरेंस वो डेसिमल से जो पहले का जो नंबर होता है वो पावर हो जाता है जब एंटी लॉग देखते हैं। तो के का जो वैल्यू होगा ये जो ये 10⁻² आ जाएगा, ये जो पहले 2 है ना ये पावर में आ जाएगा, और 0.38 है तो ये सिर्फ 0.38 का हम लोग लाइन नंबर देख लेंगे, क्योंकि तीसरा और चौथा डिजिट का वैल्यू है नहीं। तो हम लोग एंटी लॉग में जब वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ, क्या दे रखा है ये, वैसे तो वहां से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 0.38 का जब 0 के कॉलम में देखेंगे तो ये दे रखा 2024 इस तरह से, लेकिन हम लोग डेसिमल का जब वैल्यू देखते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। तो ये एंटी लॉग से हम लोग देखने के बाद 2.4 10⁻², तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है, और लॉग का यूज करते हैं हम लोग इस तरह से।
तो बहुत जगह हम लोग केमिस्ट्री में क्या है कि क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, यानी कंसेप्ट ही ऐसा है जहाँ पे लॉग लगाना पड़ता है, लेकिन लॉग का जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉग बच्चों को पता नहीं है। तो उसके वजह से वो आसान क्वेश्चन भी उनसे नहीं हो पाता, जबकि उनका वैल्यू दिया होता है। तो मैं ये इसीलिए थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को इंटेंशनली बता रहा हूँ, ताकि लॉग के बारे में आपको पता रहे और उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बुक है और बुक के केमिस्ट्री कोई रिफ्रेशर वगैरह होगा, या एनसीईआरटी के लास्ट पेज में जाके देखिए, लॉग एंटी लॉग का पूरा टेबल बना हुआ है। और फिर अगर कभी ज़रूरत हो तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली, वरना मेरा लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे, वहाँ पे जाके समझ सकते हैं, तो वहाँ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स का आखिरी टॉपिक, हम लोगों ने कर लिया, 1-2 न्यूमेरिकल भी कर लिया।